हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कवर किया था और इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स पहले देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की गई है, मतलब इंटीग्रेटेड न्यायालय सिस्टम की स्थापना की गई है, कोई अलग अलग नहीं है ये। जैसे यहाँ पे एक हायरार्की है, ठीक है, तो हायरार्की में जो टॉप पे है वो टॉप पे जो हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है। ठीक है, तो एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसके शीर्ष पर जो है सुप्रीम कोर्ट है और उसके अधीन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी है। ठीक है, न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो एकल प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 से हुआ। कब हुआ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक के हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और आर्टिकल 124 से 147, 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक चीफ जस्टिस सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 थी। ठीक है, यानी कि एक चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं उनकी जो है सारे मिला के जो संख्या थी, पहले 31 थी, 31 थी, जिसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, 34 कर दिया गया, यानी कि 33 + 1, 33 जजेस और प्लस 1 चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो पहले 31 थी और 34 कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह की बात करते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जा रही है तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य जो न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद जो है ये प्रक्रिया होगी, जो चीफ जस्टिस है उनका चयन होगा। ठीक है, उनकी नियुक्ति होगी एक्चुअली। ठीक है, इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। तो एक बार जब परामर्श जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति हो गया तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पहले मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श बहुत जरूरी होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है? इंडिया, पहले इंडिया का सिटीजन हो और उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष जो है न्यायाधीश हो। ठीक है, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए कि उच्च न्यायालय या और भी जितने भी न्यायालय हैं उन सबको मिला के अगर 10 वर्ष तक वो वकालत कर चुके हों, या राष्ट्रपति के विचार में वह कानून के ज्ञाता हों। तो 3 स्थितियां हैं। पहली तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उच्च न्यायालय में 5 इयर्स के लिए जज होने चाहिए, या फिर जो उच्च न्यायालय है उसमें जो है, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ देखिए इसमें या तो उच्च न्यायालय की कम से कम 5, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होने चाहिए, या फिर जो है विभिन्न न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या भिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष के लिए उनको एडवोकेट या वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के विचार में वह कानून के ज्ञाता हों। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे देगा आपको कि कितने 30 इयर्स, 35 इयर्स, 25 इयर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कौन करेगा? संसद ही कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो है पद त्याग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है। संसद की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना ये बहुत टफ प्रक्रिया होती है। जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन, अब देखिए अब कैसे हटाए जाएंगे, इसके लिए संसद द्वारा उसी सत्र में,
ठीक है, उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, विशेष मतलब होता है सदन की टोटल जो है जो सदस्यता का बहुमत, तथा सदन के में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3। पहली तो क्या है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, मतलब क्या होता है, संसद की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। अगर दुर्व्यवहार हो या सिद्ध कदाचार हो तो उस पर जो है न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। ठीक है, अब देखिए, अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में उन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेना निवृत्ति की आयु होती है वो 65 ईयर्स होती है। उच्चतम की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और आपका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद के किसी भी न्यायालय में वकालत वो नहीं कर सकते। अपने जो है सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी भी जो है न्यायालय में उनको वकालत करने की का नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में, तो वो नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम को पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, मतलब एडॉक जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है अगर कोरम पूरा नहीं होता। कोरम पूरा मतलब जितने हमारे जजेस होने चाहिए, अगर वो नहीं हो पाता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के संबंधित मामले की सुनवाई न्यायाधीशों की संख्या के कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर निर्वाचन संबंधी कोई मामला जो है की सुनवाई की जा रही है तो न्यायाधीशों की संख्या एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, कम से कम 5 से ज़्यादा भी हो सकती है बट 5 से कम नहीं। ठीक है, इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया है। ठीक है, ये इसको संविधान पीठ कहते हैं। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा जब जजेस होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 कितना है, अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। रिकॉर्ड जो है आपका न्यायालय है, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई अवमानना कर रहा है तो उसको दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि इससे सभी निर्णयों का संख्यात्मक मूल्य होता है। इसके सभी निर्णयों का संख्यात्मक मूल्य होता है। जितने भी डिसीजंस यहाँ पे दिए जाते हैं उसका संख्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 में केंद्र और राज्य के बीच 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य मतलब केंद्र और राज्य मतलब सेंट्रल स्टेट, फिर स्टेट और फिर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की ओर या एक से अधिक राज्य मतलब एक जो है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य, उनके बीच होने वाले विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 131 में है। आर्टिकल 132 में से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत है। देखिए 136 के अंतर्गत क्या है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है। ठीक है ना। आर्टिकल 137 के अंतर्गत निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, उनका जो है रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि का शासन, जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका आधार विधि का शासन। एक सेकंड, हाँ इसमें नोट्स काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन विधि का शासन है, यानी कि विधि के द्वारा जो शासन जो बनाती है, विधि के हिसाब से चलना शासन है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के। संविधान, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है,
और कुछ ऑप्शन में आएगा तो नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको अंतिम अधिकार प्राप्त है संविधान का व्याख्या करने का। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, तथा अभिभावक कौन है? वो भी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी संख्या की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। समझ गए ना कि जो 124 के अंतर्गत है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन में सॉरी, प्रत्येक सदन में पहली बात तो क्या, अपनी कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों में कम से कम 2/3 बहुमत जो है उसके द्वारा समर्थित हो और उसको जो है राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया हो। और उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाने पर राष्ट्रपति अगर आदेश देते हैं तब तो हटेंगे, अदरवाइज जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अदरवाइज उनको जो है न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है। तो आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति हैं, ये विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या ये अधिकार संसद को है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का अगर अधिकार क्षेत्र बढ़ाना हो तो इसकी पावर संसद के पास है। देश के किसी न्यायालय में चल रहे जो मामला है या विवाद यानी कि केस है, कोई मामला है, कोई वाद है, उसको अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। ये और किसी को नहीं है। कोई केस अगर कहीं और ट्रांसफर कर देना है तो इसका जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। भारतीय संविधान के आधिकारिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है, ठीक है। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे हमें पता लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है? क्योंकि जो है न्याय जिस तरीके से जो है अदालतें और जिस तरीके से जजेस जो व्याख्या करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसका स्रोत कौन है? न्यायिक व्याख्या है। जो संविधान के अनुच्छेद 141 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई जो है द्वारा कोई विधि है जो घोषित की गई है तो सभी न्यायालयों पर लागू होती है। केशवानंद भारती जो केस है 1973, केशवानंद भारती केस 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। तो केशवानंद भारती में 1973 में क्या था? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत क्या है कि संविधान के किसी भी संशोधन की, ठीक है, संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। संविधान में अगर किसी तरीके का संशोधन करता है संसद तो उसकी जो है समीक्षा वो जो है उच्चतम न्यायालय कर सकता है। यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे पे यानी कि मूल या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को से जो है बाध्य नहीं होता। मतलब जो 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा जो है निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। अगर कोई विधि बना देता है कि उनकी पावर को कम कर दे तो ऐसा नहीं होता, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, वो बाध्य नहीं होते कि संसद कौन सी विधि बना रहा है। समझ रहे बात को? अब प्रश्न कोश है, देखते हैं। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये देखिए 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और जबकि जो देखिए उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को और जबकि गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, स्वीकृत क्षमता कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो देखिए ये सब गलत है, 31 से 34 कर दिया गया है। देखते हैं
देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भले ही का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो न्यायमूर्ति उनके अतिरिक्त 7 थी स्टार्टिंग में 1+7, ठीक है। और संसद के उच्चतम जो न्यायाधीश की संख्या 1956 अधिनियम 1956 और अधिनियमित करके इस संख्या को 11 कर दिया गया। तो 1956 में 11 कर दिया गया, फिर 1960 में 14 कर दिया गया, 1978 में 18 और 1986 में इसे जो है 18 के बाद और बढ़ा दिया गया। फिर 2008 में जो है न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल संख्या जो है 31 रखने का प्रावधान किया गया। तो 2008 में 31 रखने का प्रावधान किया गया कि 31 लोग जो है रहेंगे। फिर से संशोधन किया गया 2019 में और उसमें जो है 30 को बढ़ाकर 34 कर दिया गया, ठीक है। 30 को बढ़ाकर 34 कर दिया गया, 30 को बढ़ाकर 33 कर दिया गया। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की संख्या है वो 33+1 है, 34 है, ठीक है। तो ये कब किया गया? 30 से 33 जो है 19 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में 1+33। अब इसमें है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? सारा ही गलत है, 34 है अभी प्रेजेंट टाइम में। देखिए, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। फिर से देख लीजिए, 2008 में लिए गए निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होगी? तो ये पुराना है, नए आंकड़े में 33+1 है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये भारतीय संविधान के कैसे हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यही सही है, ठीक है। देखिए, कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ नहीं, कोर्ट मार्शल का नहीं कर सकता, तो ये हमारा हो गया। देखिए, जो सेना है, सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अपील की जा सकती है, ठीक है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी अन्य उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई तो छोड़कर नहीं, उसकी भी की जा सकती है, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो अभी हमने देखा संसद में ये शक्ति है, ठीक है। किसमें है? संसद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के जो संबंध में प्रावधान किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी। इसके बाद इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है कितना है? 33 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? किसको पद जो है त्याग पत्र लिखे? तो ये देखिए, राष्ट्रपति को है। मैंने जो है हम लोगों ने नोट्स में ही कवर किया था राष्ट्रपति को। तो देखिए, ये अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र या वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से किसको देगा? त्यागपत्र किसको लिखेगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो देखिए, ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिशों पे हटाए जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा जो साबित कदाचार, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा मतलब कि ये जो आपका संसद है, संसद जो है ये साबित करेगा। कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। देखिए, जो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदनों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन यानी कि एड्रेस को जो है राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाना होता है। 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने रिमूव की प्रक्रिया। देखिए, 124(4) में क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने यानी रिमूव करने की प्रक्रिया की विधि का द्वारा विनियमन, ठीक है, रेगुलेट अनुच्छेद 124 में प्रावधान जो है ये प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या होता है? देखिए, शब्द जो इम्पीचमेंट है इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। तो इम्पीचमेंट सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है के जो न्यायाधीश है उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं। इसके लिए संविधान में हटाना अर्थात रिमूव करना शब्द दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके बाद? तो देखिए, जो सीबीआई की जांच के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के द्वारा, भारत की बार काउंसिल के द्वारा, और ये जो है संसद में महाभियोग नहीं, संसद में महाभियोग प्रस्ताव नहीं होगा, नहीं, महाभियोग शब्द जो है इनके लिए नहीं, तो ये कोई भी सही नहीं होता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।